प्रयागराजमध्ये सुरू असलेल्या कुंभमेळ्यामध्ये मध्यरात्रीच्या चेंगराचेंगरीत काही भाविकांचा मृत्यू झालेला होता। तर चेंगराचेंगरीमध्ये शेकडो नागरिक जखमी देखील झाले। प्रयागराजमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर कुंभमेळ्यातील व्यवस्थापनावरती प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत। महाकुंभातील संगमावरती असलेलं एक बॅरियर तुटल्यानं चेंगराचेंगरी झाल्याची माहिती मिळते। या घटनेवरून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये चर्चा देखील झाल्याचं वृत्त आहे। चेंगराचेंगरीनंतर प्रशासनाने महाकुंभाच्या व्यवस्थेमध्ये बदल केल्याचं कळतंय। महाकुंभामध्ये क्राउड डायव्हर्जन योजना राबवण्यात आलेली आहे। जत्रा परिसरामध्ये तर भाविकांना प्रवेश बंद करण्यात आलेला असून भाविकांची गर्दी शहराबाहेरच थांबवण्यात आलेली आहे। तर महाकुंभादरम्यान नेमकं काय घडलं हे अगदी थोडक्यात जाणून घेऊयात आणि मग त्यानंतर या संदर्भातल्या सविस्तर चर्चेकडे आपण वळणार आहोत। तर काय घडलं होतं प्रयागराजमध्ये? तर महाकुंभामध्ये त्या ठिकाणी चेंगराचेंगरी झालेली आहे। मौनी अमावस्येमुळे गंगा स्नानासाठी संगम किनारी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली। तर सुरक्षेसाठी लावलेला बॅरिकेड त्या ठिकाणी त्या बॅरिकेडचा काही भाग कोसळला। त्यानंतर संगम किनारी दोन्ही बाजूने चेंगराचेंगरी झाल्याचं वृत्त आहे। मग काही मिनिटात परिस्थिती आणखीनच चिघळलेली होती। मग जीव वाचवण्यासाठी भाविकांची धावाधाव सुरू झाली। एकमेकांना मागे सारून पुढे जाण्याचा भाविकांचा प्रयत्न सुरू झाला। तर गर्दी नियंत्रणाबाहेर चेंगराचेंगरीत काही भाविकांचा मृत्यू देखील झाला। तर महाकुंभामधल्या चेंगराचेंगरीमध्ये नेमकं काय घडलं ते जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न केला। तर प्रयागराजमध्ये झालेल्या या घटनेसंदर्भात अधिक माहिती घेण्यासाठी आपल्यासोबत महंत सुधीरदास जोडले गेलेले आहेत आणि महाकुंभमेळ्याचे अभ्यासक योगेंद्र शर्मा देखील आपल्यासोबत असतीलच। मात्र सुरुवातीला महंत सुधीरदास यांच्याकडे मी जाईल। महंत सुधीरदास, काय त्या ठिकाणची खरोखर परिस्थिती आहे? कुंभमेळ्याच्या निमित्तानं झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवलेली जाते। किती जणांचा मृत्यू झाला, का चेंगराचेंगरी झाली आणि कुठे नियोजनाचा अभाव होता? कुंभमेळ्यामध्ये ही दुर्दैवी घटना घडलेली आहे। ही घटना आज रात्री म्हणजे जवळपास 1:30 वाजताच्या आसपास घडली आणि आपण जाणत आहात की त्यामधील सर्वात मोठं पर्व महंत, काही मौनी तांत्रिक अडचणीमुळे अमावस्या तुमचा आवाज पर्व माझ्यापर्यंत पोहोचत नाहीये। मी पुन्हा एकदा आपल्याकडे येईल, आपल्या प्रश्नाचं उत्तर जे आहे ते आपण घेणार आहोतच। मात्र महाकुंभमेळ्याचे अभ्यासक योगेंद्र शर्मा देखील आपल्यासोबत जोड़े गए हैं। योगेंद्र जी, आप कुंभ का मेला जहां पर लगा हुआ है वहां की सारी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। वहां पे जिस तरीके से घटना घटी हुई है, अप्रिय घटना है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, वहां पर कई लोग जो है अस्पताल में भी उनको भर्ती कराया गया है। क्या वहां की परिस्थिति आप देख पा रहे हो योगेंद्र? रात को 1 बजे के करीब भगदड़ मची है और जी। भगदड़ के बाद सुबह तक शाम तक भी ऐसी कोई प्रशासन ने कोई डाटा नहीं दिया था। जी जी। शाम को प्रशासन ने पहली बार डाटा दिया है। इसके पहले खुद काफी पशोपश में थे। अब तक जो जानकारी मिली है उसमें 30 लोगों के मरने की खबर है जी और जी। करीब 60 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो इसमें 30 में से 25 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है और 5 लोगों की शिनाख्त होना भी बाकी है। जी हाँ। योगी सीएम योगी ने बोला है कि जो भी मृतक है उनको 30 लाख रुपए 25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी जी और हाँ। एक न्यायिक कमेटी का भी गठन उन्होंने किया है। देखो, एक यह बात होती है कि भाई इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ है। हाँ हाँ। तो सबसे बड़े मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सीएम योगी ने कहा था कि सबसे बड़ा मौनी अमावस्या पर बड़ा बड़ा स्नान होने के अमृत स्नान जब होगा तब हमें संभावना है कि 6.5 करोड़ के करीब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। जी हाँ। लेकिन हमने 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रखी है और व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद थी। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं आपको व्यवस्थाओं की जानकारी जी देना बिल्कुल, चाहूंगा। बताइए। 2 तहसील, 56 पुलिस स्टेशन और 66 गांवों को मिला करके एक जिला बनाया गया। इस जिले की प्रशासनिक जिम्मेदारी एक आईपीएस, 2 आईएएस और 3 एडीएम के जिम्मेदारी दी गई। जी जी। 76,000 जो सिक्योरिटी पर्सनल से उनको डिप्लॉयड किया गया। इसके अलावा उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, महाकुंभ पुलिस, एनडीआरएफ, एनएसजी, एटीएस करके सारे का उसमें समावेश किया गया। काफी हजारों स्वयंसेवक मौजूद थे और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी। लेकिन 2-3 दिनों से ही ये लग रहा था। मैं आपको प्रयाग छोड़कर अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या में
न्यूज़पेपर बांटने वाले दूध वाले नहीं जा पा रहे थे, इतनी ज्यादा भीड़ अयोध्या गई थी। काशी में भी हालत है। अगर प्रयाग की बात करें तो यहाँ पर 7 एंट्री पॉइंट्स है, जौनपुर, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी, रीवा जैसे, जहां से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। इसकी भी व्यवस्था की गई थी। 20 पेट्रोल पंप पिछली बार थे, इस बार 30 बनाए गए थे। 102 जगह पर पार्किंग की जी। व्यवस्था की गई थी, जिसमें 70 जो है मेले में थे और 30 उससे थोड़ी दूर थी। जी हाँ। 13 तारीख को मेला जब शुरू हुआ, उससे लेकर के अभी तक इतने दिनों में 10 करोड़ श्रद्धालु, 20 करोड़ श्रद्धालु आए थे। जी जी। और अभी 5 बजे तक का जो आंकड़ा है, 5 बजे तक अभी यहाँ पर 6 करोड़ श्रद्धालुओं के आ चुके थे। जी हाँ। जबकि इस भगदड़ के बाद लोगों में थोड़ा भय भी था, सब था। लेकिन मैं और बताना चाहूंगा कि जब आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है, जी तो जी। सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है। सामने गंगा यमुना की लहरें, की नदियां जो लहरें रही थी, और महाकुंभ का अवसर 144 साल बाद यह आया था जी कि हाँ। यहाँ पर मौनी अमावस्या पर स्नान हो रहा था। तो जो भगदड़ मची है, उसका रीजन ये रहा कि शाम को 6 बजे से अमावस्या की तिथि लग चुकी थी और रात को 1 बजे लोगों ने स्नान किया और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए वो वहां रुके रहे। जी। जबकि प्रशांत सर की यहाँ चूक हुई कि वो लोगों को हटाने में इतने सफल नहीं हुए। अब ये भी कह सकते हैं कि उनका घुड़सवार पुलिस थी, सारी व्यवस्था थी, जी लेकिन जी। आप श्रद्धालुओं पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप यहाँ से हट जाएं, लेकिन 1 बजे नहा स्नान करने के बाद वो ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करते रहे कि हम 4 बजे फिर से स्नान करेंगे। हम्म। बस इसी में बैरिकेड से तोड़ दिए गए, पीछे से श्रद्धालु आते गए स्नान के लिए और आगे जी, वाले और हटे जिस नहीं थे। तरीके से भगदड़ वहां पर मची, सब लोगों ने देखा कि क्या हुआ है, उसके परिणाम भी हम लोग देख पा रहे हैं। योगेंद्र, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। यावेळेला पुन्हा एकदा महंत सुधीरदास आपल्यासोबत फोन लाईनवरून जोडले गेलेले आहेत, कारण त्या ठिकाणी काही तांत्रिक अडचणी देखील येताना दिसत आहेत। महंत सुधीरदासजी, नेमकं काय घडलं? कुठे प्रशासनाची चूक झालेली असं वाटतं का? कोट्यवधी नागरिक त्या ठिकाणी येतील आणि कुंभमेळ्यामध्ये स्नान करतील, हे सगळं माहिती असताना कुठे यंत्रणा कमी पडल्या आणि मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची जी शक्यता वर्तवली जाते किंवा खरा आकडा समोर येत नाही असं जे म्हटलं जातंय, कितपत तथ्य आहे त्यामध्ये? महंत. असं आहे की 144 वर्षानंतर आज हे जे पर्व आहे, हम्म. या पर्वाची लोक अत्यंत बेसब्रीने इंतजार त्यांचा चाललेला होता. हम्म. आणि प्रशासनाला जो अंदाज होता, तो अंदाज साफ कोलमडला. त्यामध्ये साधारणतः 13 ते 14 कोटी लोक हे प्रयागराज संपूर्ण पेरिफेरीमध्ये होते. हम्म. काल जी अमावस्या लागली, त्यामध्ये संध्याकाळपासूनच रात्री 1 वाजेपर्यंत 5 कोटी लोकांनी स्नान केलं होतं. आणि त्या पर्वकालाच्या मध्ये संतांचं पहाटेचं जे 4 वाजेचं नागसाधूंचं आमचं स्नान असतं, त्या स्नानाकरता काही लोक थांबून राहिली. आणि मागून येणारा जो संपूर्ण लोंढा होता, हा मुख्य तीर्थाच्या म्हणजे त्रिवेणी संगमाच्या बाजूला जी मुख्य जागा आहे, त्यावरती थांबून राहिला. तर त्यांची इच्छा होती की आम्ही संत महात्म्यांचं दर्शन घ्यावं, आमच्या आखाड्यांची जी देवता आहेत त्यांचं दर्शन घ्यावं. ते थांबल्यामुळे मागून येणारा जो एक ब्लॉक पॉइंट तिथे झाला आणि तिथे ज्या वेळेला स्टॅम्पेडिंग झाली, त्यावेळेला ही घटना घडली. प्रशासन वारंवार या लोकांना सूचना देत होतं की आपण घाट खाली करा, घाट खाली करा. पण ही लोक रात्रीच्या ठिकाणी मुक्काम घातल्यासारखी थांबलेली होती. आता गंमत अशी आहे की प्रशासनाने ही सगळी परिस्थिती अवघ्या तासाभरामध्ये कंट्रोल केली. आम्ही स्वतः या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आहोत. कुंभमेळ्याचं नियोजन आयोजनाच्या सगळ्या बैठकांना म्हणजे आता गेली 1.5-2 वर्ष झाली. आम्ही म्हणजे मी किमान 15 वेळेला प्रयागराज आलो असेल. गंमत अशी आहे की सर्वात उत्कृष्ट नियोजन असं या कुंभमेळ्याकडे पाहिलं जात होतं. बर. आणि 1027 एक लिस्ट होत्या. त्यामध्ये लाईट न जाणं, पाणी, सिवेज, इनकमिंग अँड आउटगोईंग जसे जिलबीचं वेटोळं असतं, त्याप्रमाणे रिंग रोडवरती, मुख्य तीर्थावरती, घाटावरती स्नान करून कुठलाही माणूस फिरून हा बाहेर पडेल अशी योजना होती. बर. त्यामध्ये काही ठिकाणी ज्या बॅरिकेड पुढून लोक आतमध्ये शिरल्यामुळे ज्या मार्गाने बाहेर चाललेले होते, त्या मार्गानेच परत लोक यायला सुरुवात झाली. तिथे ज्याला आमच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या भाषेमध्ये ब्लॅक पॉइंट तयार झाले आणि त्याचं प्रेशर खाली बिल्ड झालं. त्यामुळे या सगळ्या घटना घडल्या आहेत.
परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, त्याचप्रमाणे योगी साहेब यांनी हा सगळा प्रश्न अतिशय चांगल्या पद्धतीने स्वतः पंतप्रधानांनी 5 वेळेला योगी आदित्यनाथांना फोन करून काही मदत लागणार आहे का, काही नक्की अजून गरज आहे का, काही तातडीने काही हवं आहे का, अशी विचारपूस करून संपूर्ण व्यवस्था अवघ्या 1 तासामध्ये कंट्रोलमध्ये आली. पण लोकांची संख्या इतकी प्रचंड होती, त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आमच्या सर्व 13 आखाड्यांनी हा निर्णय घेतला की आम्ही काही प्रोसेस मध्ये ज्याला अमृत स्नानाकरता आम्ही येणार आहोत ते आम्ही स्थगित करत आहोत. परंतु गंमत अशी आहे की धर्मशास्त्रीरित्या आजचा सर्वात मोठा जो पर्वकाल होता, म्हणजे 45 दिवसांचा हा सगळ्यात प्रमुख दिवस. त्यामुळे 2 स्नान जर झालं नाही तर कुंभमेळ्यामध्ये 2 शाही स्नान झाले किंवा 2 अमृत स्नान झाले असा एक अपवाद योगींवरती आला. त्यामुळे योगीजींची इच्छा होती की संत महात्म्यांनी स्नान करावं. याबाबतच्या सगळ्यांना ज्या घडामोडी आहेत, भेटीगाठी आहेत, सर्व आखाड्यांच्या महत्वाविषयी बोलणं आहे. यामध्ये ज्या वेळेला योगींची पुन्हा विनंती केली तर आखाडे हे परत स्नानाकरता तयार होते. बरोबर आहे महंत, ज्या प्रकारे आखाड्यांनी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेले आहेत त्यानुसार आता पुढे काय होतं यावरती आपलं लक्ष असेल. तुमच्याकडनं वेळोवेळी या संदर्भातली माहिती आम्ही थेट कुंभमेळ्यातून घेत राहणार आहोतच. योगेंद्र शर्मा, मैं आपकी तरफ वापस एक बार रुख कर रहा हूँ. आने वाले दिनों में ऐसी दुर्घटनाएं वापस ना हो, इसलिए किस तरीके से वहाँ का प्रशासन काम करते हुए नजर आ रहा है और इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कि एक ही काम किया जा सकता है कि स्टेप बाय स्टेप श्रद्धालुओं को छोड़ा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वहां पर कई घाट बनाए गए हैं, 40 घाट वहां पर बने हुए हैं और सरकार शुरू से ही कह रही है, सरकार ने इतनी व्यवस्था कर रखी है, अब व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है. और सारी कि जैसे जो दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और इधर से जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए घाट की अलग व्यवस्था है. उसके बाद असम वगैरह के ऐसे आएंगे उनके लिए अलग घाट की व्यवस्था है कि कहीं किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो. इसके बाद साउथ के वालों के लिए अलग व्यवस्था है, सब तरह की व्यवस्था. लेकिन हर आदमी की इच्छा ये होती है कि जो संगम नोज है वहां पर जाकर स्नान करे, क्योंकि गंगा यमुना और विलुप्त हो चुके सरस्वती नदी का वहां पर संगम माना गया है. गंगा यमुना सामने ही दिखती है, इसलिए उनकी इच्छा होती है कि यहाँ पर करे. लेकिन जब आप भी जानते हैं विशाल कि जब जैसे नासिक में भी खूब होता है तो एक व्यवस्था है कि 2 बजे के करीब सारे बंद कर दिए जाते हैं, 4 बजे से लेकर के 12 बजे तक सारे अखाड़ों के स्नान होते हैं. तो इस समय यह संभव नहीं होता है. तो ब्रह्म मुहूर्त में भी वहां पर संभव नहीं था, लेकिन वहां पर जो भीड़ थी, जिसको अब जो है 3 स्नान और बचे हैं. एक 2 तारीख वसंत पंचमी का, फिर माघी पूर्णिमा का है और उसके बाद लास्ट महाशिवरात्रि का स्नान है. इसके लिए सरकार को नए तरह से अपनी रणनीति बनानी होगी और उसको काम करना होगा. किस तरीके की रणनीति होती है उसके ऊपर तो हम लोगों की भी नजर रहेगी. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और वहाँ की सारी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन हमारे सारे व्ह्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए. तर आपल्यासोबत योगेंद्र शर्मा होते आणि दुसरीकडे महंत सुधीरदास, ज्यांनी त्या ठिकाणचा आखोदेखा हालही पाहिलेला होता की काय नेमकं त्या ठिकाणी घडलं होतं. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.